हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग किसमें 3 डायमेंशन में। बेटा 3D में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे होगी, इसके आज मैं इसका वॉल्यूम निकालना सिखाऊंगा। यूनिट सेल का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। ठीक है, हम आज एचसीपी के केस को डिस्कस करेंगे किसमें 3 डायमेंशन में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैंने सिर्फ क्या फर्स्ट लेयर ड्रा कर रखी है। ये फर्स्ट लेयर है एटम्स की फर्स्ट लेयर को मैंने कनेक्ट किया, ड्रा किया। इसके अंदर से ध्यान से देखो, इसके अंदर जो ये डिफरेंशिएशन निकला है यहाँ, ये वाला वॉइड कौन सा कहलाता है, टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं बेटा। इसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना यहाँ पर, ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। ठीक है, जो ऊपर की तरफ फेस किए, फिर ये नीचे की तरफ फेस किए, ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड में काउंट होते हैं। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग दो तरीके से हो सकती है। एक तो हम इस टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर दें, दूसरा हम क्या करें, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो बनेंगे उनको कवर अप करें। तो सेकंड लेयर में प्लेस कर रहा हूं, इससे प्लेस कर रहा हूं सेकंड लेयर रेड मार्कर से। तो सेकंड लेयर का जो एटम होगा ना वो आएगा इसके ऊपर, इसको कवर अप करना है। फिर नेक्स्ट एटम आएगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट एटम आएगा, फिर नेक्स्ट एटम आएगा। ठीक है, अब जैसे इनका डिफरेंशिएशन बना वहीं से नीचे वाली लेयर को काउंट करना शुरू कर देंगे। ये लो, फिर एक और बनाएंगे भाई। ठीक है, ऐसे ही इसके नीचे आ जाएगा भाई। फिर ऐसे ही इसके नीचे आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ऊपर वाली लेयर आने के बाद जो रेड वाले जो एटम्स हैं उनकी लेयर आने के बाद देखो, ये तो टेट्राहेड्रल वॉइड था। अब यहाँ जो बन रहा है इसको ध्यान से देखो, इसको इसमें देख लेते हैं। चलो इसमें देख लो, यहाँ देखो ये बन रहा है और ऊपर से ये बन रहा है। तो इसके बीच में जो वॉइड बनता है ना वो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। तो बेटा ये वाले जो भी वॉइड होंगे ये क्या होंगे, क्या कहलाएंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था आपको कि ऐसे रख लेते हैं 3 एटम। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर कैसे रखना है, उसके बाद इसके ऊपर ऐसे रख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो बीच में वॉइड बना है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा बेटा। ये वॉइड कौन सा बनेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। अब ध्यान से देखो बेटा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमने बना दिया। अब दो तरीके हैं, या तो इस टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करो एक, या फिर इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करो दूसरा तरीका। ठीक है, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग इस टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इस टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं। दो तरीके हैं, दो टाइप से एचसीपी अरेंजमेंट को 3 डायमेंशंस में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मैं पहला टाइप दिखा रहा हूं कि जिसमें हमारे पास ए बी टाइप अरेंजमेंट बनेगा, यानी एक ए लेयर एक बी लेयर। इसमें अरेंजमेंट कैसा बनता है, देखो बेटा, देखो एक एटम नीचे होगा, फिर 3 एटम ऐसे होंगे, फिर ए बी। ठीक है ना, मतलब मैं ऐसे दिखा रहा हूं 3 एटम, जरूरी नहीं है ये। अभी देखो हमने एक लेयर बनाई, उसके ऊपर दूसरी लेयर बना दी, यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड, यहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब देखो करना क्या है, हमें क्या करना, चूज करना है कि इन टेट्राहेड्रल वॉइड को हम क्या कर देंगे, कवर अप कर देंगे। अगर टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर अप कर देंगे तब क्या बनेगा, मान लो कि हमारे पास 3 एटम रखे हैं। ठीक है, क्या है, 3 एटम हमने ज्वाइन कर रखे हैं, 1 2 3, और उसके ऊपर एक चौथा एटम रख रहे हैं। तो क्या बनेगा, एक ट्राइंगल बनेगा ना। तो वही ट्राइंगल हम क्या शो कर रहे हैं, यहाँ शो कर रहे हैं 3 एटम्स। जो ये वाले 3 एटम है ना, रेड वाले 3 एटम, वो मैंने यहाँ शो किए हुए हैं। नीचे 6 एटम, मान ले किसी को एक को इसको रख लेते हैं। ठीक है, इसको एक को रख लेते हैं। इसको कितने एटम टच कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, मैं ब्लैक वाले काउंट कर रहा हूं ओनली। तो एक को 6 एटम टच कर रहे होंगे, तो वो 6 एक को मैंने टच करते हुए यहाँ लिख दिया। फिर उसके ऊपर क्या होगा, 3 एटम आएंगे, 3 एटम आए तो ये 3 एटम आ गए। उसके ऊपर फिर इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को, जो यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल वॉइड, सॉरी यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा होगा, इसको कवर अप करेंगे। तो जो एटम आएगा वो बिल्कुल यहीं आ जाएगा, इसी एटम के ऊपर।
यानी जो पहली लेयर थी ना, फर्स्ट लेयर थी, जो हमारी फर्स्ट लेयर थी, उसके ऊपर हमने सेकंड लेयर रखी, उसके ऊपर फिर जो थर्ड लेयर आई वो बिल्कुल फर्स्ट लेयर के सेम आई। जैसे इसको मैं मान लेता हूं कि हमारी क्या है, फर्स्ट लेयर है, ये क्या है, फर्स्ट लेयर है बेटा, ये फर्स्ट लेयर है हमारे पास। फिर इसको क्या मान रहे हैं हम, ये हमारी सेकंड लेयर है बेटा, क्या है, सेकंड लेयर है, ये सेकंड, ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, और ये कौन सी लेयर है, ये थर्ड लेयर है बेटा, कौन सी लेयर है, थर्ड लेयर है। तो तीसरी और पहली लेयर यानी फर्स्ट और थर्ड लेयर सेम आएगी। इसी तरह जो फोर्थ लेयर आएगी ना, उसमें भी एटम क्या होंगे, ये 3 एटम ऐसे जुड़े होंगे, तो यानी फोर्थ लेयर दूसरी के सेम आएगी, ठीक है ना। इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, एचसीपी यूनिट सेल में एबी टाइप हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 3 डायमेंशन, ठीक है। और ये पूरी की पूरी क्या एक एचसीपी यूनिट सेल है, ये पूरी की पूरी क्या एक एचसीपी यूनिट सेल है। करना क्या था, पहले एक एक एटम ड्रा किया, जैसे ही उनका डेप्रिसिएशन आया एक और एटम नीचे डेप्रिसिएशन पे ड्रा करते चले गए, ऐसे पिरामिड बनता चला गया अपना। उसके बाद इस टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हुए एटम रखनी है, ये वाला जो टेट्राहेड्रल वॉइड है ना, इसको कवर अप करते हुए हमने रेड वाले एटम रखे। जैसे ही मैंने रेड वाले एटम रखे तो यहाँ तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना, यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड बना। अब जो ये टेट्राहेड्रल वॉइड बना हुआ है ना, यहाँ जो टेट्राहेड्रल वॉइड बना है, अब इस टेट्राहेड्रल वॉइड को जैसे यहाँ इन तीनों के कट से जो टेट्राहेड्रल वॉइड बना है, जो टेट्राहेड्रल वॉइड बना है, इस टेट्राहेड्रल वॉइड को, ये वाला, इसको मैं टी लिख देता हूँ, ठीक है, टेट्राहेड्रल। इस टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हुए इसके ऊपर एक और ये डॉटेड एटम रख दिया मैंने, डॉटेड एटम रख दिया। तुम इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हो, तुम्हारे पास 3 बॉल है, अपने हाथ में रखना 3 बॉल, तीनों बॉल टच करने चाहिए बिल्कुल, ठीक है ना, तीनों बॉल एक साथ टच करने चाहिए। टच करेंगे, जस्ट उसके ऊपर एक चौथा बॉल रख दो, जो बीच में स्पेस है ना, वहां उस जगह पे एक चौथा बॉल रख दो, तो वो क्या होगा, वो यही अरेंजमेंट दिखाएगा आपको, ठीक है ना। उसके ऊपर चौथा बॉल रख दिया तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर अप करना हो गया। यानी आएगा क्या, एक एटम उसके अब ऊपर रखा है तो नीचे भी एक स्पेस होगा। अब ऐसे अज्यूम कर लो कि 3 एटम तुम्हारे सामने से जुड़े हुए हैं, एक बॉल यहाँ, एक बॉल यहाँ और एक बॉल यहाँ है। एक उसके ऊपर रखा जा सकता है तो एक उसके नीचे भी लग सकता है, तो वही तो हम दिखा रहे हैं, एक एटम फिर 3 एटम फिर एक एटम, ऐसे करके इस टाइप की अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है बेटा, एबी टाइप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और ये कब आती है, जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हैं। जो थर्ड लेयर हमने पुट की है, तीसरी लेयर, ये इस टेट्राहेड्रल वॉइड को पुट जो कवर करके जब करेंगे तो फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर हमेशा सेम आएगी, यानी ए बी टाइप। तीसरे पर सेम रिपीटेशन आ जाएगा, इसमें सेम रिपीटेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी टाइप अरेंजमेंट बनेगी बेटा ये, ठीक है। अब बात करते हैं कि कितने नंबर ऑफ एटम्स एक्चुअली एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, उसकी जो यूनिट सेल है, एचसीपी यूनिट सेल है, उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ एटम है जो पार्टिसिपेट करते हैं एक यूनिट सेल में, कितना पार्ट उनका होता है। तो ध्यान से देखो कितने एटम है भाई, पहली लेयर में 1 2 3 4 5 6, मैं सिर्फ कॉर्नर वाले एटम ले रहा हूं बेटा, 6 कॉर्नर एटम है, हेक्सागन बन रहा है ना, हमने इन कॉर्नर्स को आपस में ज्वाइन कर दिया तो ये क्या बन रहा है, रेगुलर हेक्सागन बन रहा है, इसलिए इसको एचसीपी अरेंजमेंट बोला जाता है। तो 6 एटम है कॉर्नर्स पे। टोटल कितने एटम है, 6 और 6 12, कितने एटम हुए टोटल एटम 12, जो कॉर्नर्स पे। हर एक एटम कितने कंट्रीब्यूशन कर रहा है एक यूनिट सेल में। तो ध्यान से देखो, मान लो मैं इसको ले लेता हूं, इस एटम को यहां से उठा लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर इसको मैं उठा लूं, यहां एक यूनिट सेल होगी, यहां इस साइड भी एक हेक्सागन बन रहा होगा, इस साइड भी एक हेक्सागन बन रहा होगा, यानी टोटल कितने हेक्सागन बन रहे होंगे। एक तो यही हो गया, दूसरा ये, इसको 1 मान लेते हैं, इसको सेकंड और इसको थर्ड मान लूंगा मैं। इसका मतलब पूरा हेक्सागन यहां बना लेना चाहे तो, अगर तुम्हें लगता है कि बनाना है तो बना लो, चाहे ऐसे करके, ठीक है। तो पूरा हेक्सागन बना ले, तो टोटल ये एटम कितने में आया 3, ये तो ऐसे ही 3 यहां नीचे भी तो होंगे 3 और उसके जस्ट नीचे 3, तो मतलब एक एटम, एक कॉर्नर वाला एटम एक यूनिट सेल में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, 1/6 पोर्शन उसका पार्टिसिपेट कर रहा है। टोटल 12 कॉर्नर एटम है, इसीलिए 12 इंटू 1/6 कर दिया मैंने, यानी हर एक एटम का 1/6 हिस्सा एक यूनिट सेल में एचसीपी के पार्टिसिपेट करता है एटम का, ठीक है। तो टोटल कितने एटम है कॉर्नर पे 12 हैं, तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया 1/6 को, प्लस 2 इंटू 1/2 क्यों लिखा, देखो ध्यान से,
दो एटम ऐसे हैं हमारे पास जो बिल्कुल फेस में है, यानी फेस सेंटर्ड जब भी एटम होता है, यानी इस फेस में मान लो ये फेस है, इसके बिल्कुल बीचों बीच एटम है, तो आधा बाहर निकला होगा, आधा आधा पीछे की साइड निकला होगा, आधा आगे की साइड, आधा पीछे की साइड। यानी अगर इस साइड एक यूनिट सेल है तो उसमें इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/2 होगा ना, हाफ, आधा ही है ना, आधा तो पीछे की साइड है, दूसरी यूनिट सेल में है। इसका मतलब टोटल एटम कितने हैं ये फेस वाले, दो फेस सेंटर्ड है, और एक एटम का कितना कंट्रीब्यूशन है फेस सेंटर्ड का, 1/2 है, तो टोटल कितना हुआ, 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा, यहाँ 6, 2 बचा, 2 + 1 3 हुआ। अब बात करते हैं क्या, तीन एटम जो बीच में हमने रखे हैं, ये रेड वाले जो तीन, जिनसे हमने पहला टेट्राहेड्रल को कवर काटने की कोशिश की थी, वो क्या कर रहा है, वो तीन एटम इसी एक HCP यूनिट सेल के अंदर ही होते हैं बेटा, इसी के अंदर ही होते हैं। तो तीन तो ये हुए, तीन ये हुए, टोटल कितने आए, 6 नंबर ऑफ एटम्स, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स, यानी इफेक्टिव नंबर, टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स एक HCP यूनिट सेल में 3 डायमेंशन में कितने होते हैं बेटा, 6 होते हैं। अब 6 एटम है। फिर बारी आती है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या, मैं पहले भी बता चुका हूं, बाय डेफिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि किसी भी एक एटम को कितने टोटल नेबरिंग एटम टच कर रहे होते हैं उसको बोला जाता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसमें ध्यान से देखो कि कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, इसमें होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 12। कैसे, अब मान लो ये वाला एटम था, इसको कितने टच कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 कर रहे हैं, सही तो कर रहे हैं ना। अब बात तो यही आ रही है कि ABAB टाइप का मतलब क्या होगा, एक एटम, फिर मान लो 3 एटम, फिर एक एटम, फिर 3 एटम, ऐसे चल रहा होगा। यही तो ABAB टाइप अरेंजमेंट है, मतलब एक टाइप का बार बार रिपीट हो रहा है। तो एक नीचे 6 तो ये रहे, 6 तो ये रहे ना। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या बेटा कि एक एटम को कितने एटम टच कर रहे होते हैं। तो इस बीच वाले एक एटम को मैं ले लेता हूं, उसके ऊपर 3 एटम रखे हैं, 6 इसको और टच कर रहे हैं, 6 ये, 3 रेड वाले इसके ऊपर रखे हुए हैं, 9 हो गए। तो 3 रेड वाले जब ऊपर है तो 3 ही रेड वाले नीचे भी तो होंगे, उनको क्या बोलते हैं, टोटल 6 3 3, यानी टोटल कितने हो गए 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर HCP अरेंजमेंट का ABAB टाइप में कितना होगा, हमेशा 12 होगा। अगर ABC टाइप होगा तब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होगा। HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही रहना है बेटा। उसके बाद बारी आती है बेटा किस चीज की, कि पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है 74%, मतलब 74% स्पेस तो ये एटम्स मिलकर फिलअप कर देते हैं और बाकी 26% इसमें एम्प्टी स्पेस बचता है। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में भी और JEE नीट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कई बार पूछ लेते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, कितना स्पेस ऑक्यूपाइड है। वो पैकिंग फ्रैक्शन नाम भी नहीं देगा, वो कहेगा कि कितना स्पेस ऑक्यूपाइड है एटम्स के द्वारा HCP अरेंजमेंट में। वो ये भी लिख देगा कि ABAB टाइप अरेंजमेंट है, HCP और 3D में है, 3 डायमेंशनल है। तो पैकिंग फ्रैक्शन बोलेगा ही नहीं, वो बोलेगा ऑक्यूपाइड स्पेस कितना है, तो ऑक्यूपाइड स्पेस 24%। उल्टा पूछ ले कि एम्प्टी स्पेस कितना है HCP अरेंजमेंट में, तो 74, 100 में से 74 माइनस कर दो, 26% एम्प्टी स्पेस बचता है बेटा, ठीक है। उसके बाद आती है हाइट ऑफ द यूनिट सेल। इस यूनिट सेल की हाइट क्या है, इस यूनिट सेल की हाइट से मतलब क्या बेटा, हाइट समझा देता हूं क्या है। हाइट का मतलब है यहां से लेके इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक की जो हाइट है वो क्या है, वो होती है बेटा 4√2r डिवाइड बाई √3, 4√2r डिवाइड बाई √3, ठीक है। और फिर आती है बेटा एक चीज और, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है। इस HCP यूनिट सेल की 3 डायमेंशन में वॉल्यूम क्या है, ये वॉल्यूम होती है बेटा 24√2r का क्यूब, ठीक है, ये वैल्यू है। वॉल्यूम को निकालते कैसे हैं, इस पूरे एक हेक्सागन का क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या CS से बोल देते हैं उसको क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इस हाइट को, जो H हाइट है, उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपकी वॉल्यूम आ जाएगी इसकी, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन पार्ट में हमें क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है ना। मैं आपको बताऊंगा कि कैलकुलेट कैसे करेंगे, किसको, हाइट, वॉल्यूम और पैकिंग फ्रैक्शन, यानी पैकिंग एफिशिएंसी को कैसे कैलकुलेट करेंगे HCP में, ठीक है। HCP अरेंजमेंट 3 डायमेंशन में इन तीनों चीजों को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो बेटा, हाइट का तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हाइट के बारे में हम लोग क्या बात करेंगे कि हाइट क्या है, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का टोटल हाइट, उसी को H बोलेंगे। वो किसके इक्वल होगा, H = 2x, H = किसके होगा, 2x के इक्वल। वो कैसे होगा बता देता हूँ बेटा, कैसे। अब देखो,
दोनों यूनिट सेल के बीच का मतलब दोनों जो लेयर्स हैं ये टोटल हाइट है उनकी, तो दोनों के बीच की हाइट कितनी होगी भाई, यहां से लेकर इसके सेंटर तक की हाइट कितनी होगी, x होगी बेटा। तो ये x है तो ये h टोटल हाइट तो ऑब्वियस है ना, इतनी x है तो इतनी यहां तक मानी जाएगी, तो टोटल कितनी हुई 2x हुई, तो इसीलिए हाइट कितनी होगी यहाँ पर 2x के इक्वल होगी बेटा। ठीक है, a इक्वल टू मैंने मान लिया है 2r, मान के लिया होता ही है, बता दूंगा कैसे। ठीक है, a इक्वल टू 2r होगा, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है। हमने पहले भी पढ़ा है कि तीन ट्राइंगल को बस ऐसे जोड़ते हैं ना, तीन एटम्स को, तो उनके सेंटर्स को जब जोड़ते हैं तो क्या बनता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है। हमें पता है कि किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो एंगल होता है वो कितने होता है 60 डिग्री का होता है, ये इतना तो पता ही है कि एंगल कितना होता है 60 डिग्री का होता है बेटा। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल इसका मतलब इनकी जो रेडियस होगी वो भी इक्वल होगी, उस रेडियस को हमने r मान लिया है, रेडियस को क्या मान लिया है r मान लिया है बेटा। जब रेडियस r है इसका मतलब ये r है, इतना पोर्शन r है, ये आधा पोर्शन, एक सर्कल की रेडियस क्या है r है, तो दोनों की मिला के पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी 2r हो जाएगी, r प्लस r 2r हो गया ना। तो उसी को a माना है, a क्या है एज लेंथ है, वो a लेंथ है, उसी को 2r माना है। अब मैं बता रहा हूँ, मैं पूरी एचसीपी में जो हमारे पास जो ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है, ट्राइंगुलर पिरामिड बनेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड, जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे तो उसको कैसे करते हैं उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, जिससे हम कैलकुलेशन करेंगे सारी। ठीक है, एक एटम को तो मान लो मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है, बाकी के तीन एटम को मैं यहाँ रख रहा हूँ। ठीक है, ये तीन एटम मैंने यहाँ रख दिए हैं, इन तीनों एटम का सेंटर आपस में जुड़ा हुआ है भाई, मान लो सेंटर हमने जोड़ दिए, तीनों के आपस में सेंटर जोड़ दिए हैं। ठीक है, इसके सेंटर को यहां से जोड़ो, ठीक है, यहां से इसके सेंटर को जोड़ दो, ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री हो जाएंगे, ये लो यहां तक जोड़ दो भाई। ठीक है, अब ये एक्चुअल में ये सारे एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, ये जस्ट इसके ऊपर ही रखा होता है, ध्यान से देखना, ये जस्ट इन तीनों के ऊपर रखा होता है, जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसी को कवर अप कर रहा होता है। ये तो सिर्फ रिप्रेजेंट किया है तुम्हें दिखाने के लिए कि हाँ ऐसे होता है। तो ये जो टोटल लेंथ होगी यहां से लेकर यहां तक की, वो कितनी होगी 2r होगी, जैसा कि मैंने बताया था कि पूरी एज लेंथ कितनी होगी 2r होगी बेटा। ठीक है, अब इस लेंथ को यहां से इसके सेंटर से यहां तक, इस वॉइड के सेंटर तक जो लेंथ होगी उस लेंथ को हमने क्या मान लिया है l मान लिया है, क्या मान लिया है l मान लिया है। अब हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक एंगल कितने का होता है 60 डिग्री का होता है, तो ये तो हाफ हुआ, तो ये हाफ एंगल कितना होगा ये 30 डिग्री का होगा, इसको cos 30 लिखा जा सकता है, मतलब मैं इसको 30 डिग्री मान रहा हूँ भाई, हाफ क्या हुआ 30 डिग्री हो गया। और इतनी जो लेंथ होगी, ये वाली जो लेंथ होगी, अब चूंकि ये क्या है रेडियस है, तो रेडियस को हमने क्या लिखा था यहाँ पर कि r होती है रेडियस, तो इसको मैं r लिख सकता हूँ, सिंपल सी बात है, ऊपर वाला ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ सारा यहाँ पर। ठीक है, ये तो बस रिप्रेजेंटेशन था। और यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है वो क्या थी, हमने x माननी है भाई, x है ना हाइट हमारे लिए, तो x है, और x क्या होती है x हाइट हमारे लिए, बस सिंपल यही डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था और कुछ नहीं था बेटा, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब ये एक ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास, हमें पता है कि ये इसके 90 डिग्री के एंगल पे है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कर सकते हैं। कोस, जब भी बात करते हैं कोस 30 की, तो कोस 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बी अपॉन एच होता है। तो इसमें हमारा बेस क्या है r है, बेस क्या है r है, और हाइपोटेन्यूज क्या है उसको हमने क्या मान लिया है l मान लिया है, तो r बाई एल। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप उससे भी कर सकते हो, मैथ्स का सिंपल सा फंडा है। इसको किसके इक्वल मान लिया हमने। अब cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है बेटा, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2। अब इससे हम L की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये लेंथ कितनी आएगी वो निकाल सकते हैं। तो L की वैल्यू क्या आएगी, L की वैल्यू आ जाएगी, इसको बस हमें रीअरेंज ही करना है, 2r/√3 आ जाएगी। L की वैल्यू कितनी आएगी 2r/√3, देखो L की वैल्यू क्या है, इसको इधर ले जाओ 2r, उसको डाउन ले आओ, कितना हुआ 2r/√3 हो गया ना, 2r/√3 आई। अब हमें क्या पता है कि L² प्लस में x², देखो सिंपल सी बात है, इसका स्क्वायर किसके हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा, 2r के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, सिंपल सी बात थी, यही तो करना था ना। अब L क्या है 4r/√3
3 का स्क्वायर 4r² लिख सकता हूँ मैं, एल को 4r² लिख सकता हूँ ना, एल की वैल्यू ये थी। तो इसका पूरे का स्क्वायर करो, पूरे का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, r² हो गया, और रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो 3 बच गया। प्लस में x² कर सकते हैं ना, प्लस में x², यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे ना, और 2r² का मतलब क्या हुआ 4r², कितना हुआ 4r² हुआ। सिंपल सी बात थी, ये तो 4r² हो ही गया। अब अगर ये 4r² हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू जो x है हमारा वही तो हाइट है ना, तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। x क्या हुआ, x इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारे पास, x इक्वल टू आ जाएगा बेटा 2√2 r डिवाइड बाई √3, 2√2 r डिवाइड बाई √3, ठीक है। और अब चूंकि x है हमारे पास, क्या था x क्या था 2x के इक्वल था, तो इसको h निकालना होगा, तो h के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4√2 r, हमारे पास क्या हो जाएगा 4√2 r डिवाइड बाई क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो ये निकल के आएगी बेटा यूनिट सेल की हाइट, यानी यहां से लेकर जो हाइट होगी यहाँ उसकी वैल्यू कितनी होगी 4√2 r बाई √3, जो कि मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले लिखवाई थी। हमने उसको क्या कर लिया है, कैलकुलेट भी कर लिया है बेटा, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं बेटा कि वॉल्यूम क्या होगा, इस एचसीपी यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम निकालेंगे, क्या निकालेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम को कैसे कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए मैंने पहले ही बताया था कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाई हाइट। हाइट हमने अभी भी निकाली है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देख लेते हैं भाई, सिंपल सी चीज है, √3/4 2r का स्क्वायर हो जाए, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा √3/4 2r², ठीक है। इनटू में हाइट कितनी थी हमारे पास, हाइट कितनी थी, अब टोटल कितने एटम है यहाँ पर 6, एक हेक्सागन है, इनटू में h कर दो, ठीक है। हाइट की वैल्यू क्या थी हमारे पास भाई, अब हाइट की वैल्यू क्या थी हमारे पास 4√2 r बाई √3 थी, तो उसी को इसमें पुट कर लो, हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 24√2 r³, 24√2 r³, ये हमारे पास आ जाएगी बेटा वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल, एचसीपी यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ एचसीपी यूनिट सेल हमारे पास क्या आ जाएगी, इतनी आ जाएगी बेटा, सिंपल सी चीज थी। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट और एग्जाम में बहुत बार पूछे जाने वाली चीज क्या है, वो है कि पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन और एफिशिएंसी ये कैसे निकाली जाएगी। पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो इसका फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेटा, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, मतलब यूनिट सेल में जितने एटम उनकी टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, हमारे पास यूनिट सेल है उसमें जितने भी एटम उन सबकी वॉल्यूम, ठीक है, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और उसको यूनिट सेल की वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी बेटा आ जाएगी। तो यहां कैलकुलेट करके देखते हैं एटम्स की वॉल्यूम क्या है यूनिट सेल में। अब एटम की वॉल्यूम क्या होती है, एटम क्या स्फीयर है, स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 πr³ होती है, मैं यहां लिख रहा हूं 4/3 πr³, एटम की वॉल्यूम तो यही होती है, यानी स्फीयर की वॉल्यूम, ठीक है। अब कितने एटम, नंबर ऑफ एटम, तो मैं उसको किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, z, हमने निकाला था थोड़ी देर पहले कि इसके अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, वो होते हैं बेटा 6, तो उसको हम z से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू z विच इज इक्वल टू 6 फॉर एचसीपी यूनिट सेल इन 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, ठीक है। तो यहां मैंने इसको लिखा, सिंपल सी बात है, इसको डिवाइड करना है किससे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल की वॉल्यूम हमने अभी अभी निकाली है, तो कर दो 24√2 r³, r³ से r³ कैंसल, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, टोटल मिला के हमारे पास क्या आ जाएगा 0.74 आएगा, परसेंटेज निकालेंगे तो 74% आ जाएगा। तो ये हमारी क्या होगी
पैकिंग फ्रैक्शन या फिर पैकिंग एफिशिएंसी होगी बेटा एचसीपी यूनिट सेल की 3 डायमेंशनल में। ठीक है, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वैसे सारी इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे जो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, नंबर ऑफ एटम्स 6 होंगे एचसीपी अरेंजमेंट में। हाइट क्या होगी, हाइट हमने निकाले ली है, ठीक है, 4√2r/√3 ये हाइट होगी। वॉल्यूम कितनी होगी 24√2r³ होगी। और पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी 74% आएगी बेटा। ठीक है, अब इसके बाद एक और अरेंजमेंट टाइप बचता है एचसीपी में, उसमें क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है। अभी तो हमने टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर किया था, उसमें हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर अप करना है। जितने भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमने जनरेट किया था ना सेकंड लेयर रखने के बाद, तो उसमें जो थर्ड लेयर बनेगी वो अलग बनेगी। तो एबीसी टाइप अरेंजमेंट हो जाएगा। जब भी हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर अप करेंगे तो कौन सा अरेंजमेंट बनेगा बेटा, एबीसी टाइप अरेंजमेंट बनेगा। तो दो टाइप के अरेंजमेंट होते हैं एचसीपी में, टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर अप करने पर एबी टाइप बनता है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर अप करने पर क्या बनता है, थर्ड लेयर में एबीसी टाइप अरेंजमेंट होता है। पैकिंग फ्रैक्शन उतना ही निकलेगा बेटा, 74% ही रहेगा एचसीपी का। वैसे तो सीसीपी में भी 74% ही होता है, बोले तो फेस सेंटर, क्योंकि क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर में भी 74% ही होता है बेटा। ठीक है, बॉडी सेंटर में अलग होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक को फिर हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।